हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पी क्यूब स्टडी ग्रुप चैनल। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपके लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्न लेके फिर से हाजिर हुए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग जॉब्स, विभिन्न राज्यों की पीसीएस परीक्षा और यूपी पीसीएस परीक्षाओं में, यूपीएससी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग पी क्यूब स्टडी ग्रुप चैनल से जुड़े रहें और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हमारे साथ करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर देर किए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इस्पात से इस्पात के बीच घर्षण गुणांक का मान है। फ्रेंड्स, आपको बताना है इस्पात से इस्पात के बीच घर्षण गुणांक का मान है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन 0.2 से 0.5, दूसरा ऑप्शन 0.3 से 0.4 और तीसरा ऑप्शन 0.3 से 0.6 और फोर्थ ऑप्शन 0.4 से 0.8। तो बताइए फ्रेंड्स, इस्पात से इस्पात के बीच घर्षण गुणांक का मान कितना है? तो इस्पात से इस्पात के बीच घर्षण गुणांक का मान है 0.4 से 0.8। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इस्पात से इस्पात के बीच घर्षण गुणांक जो है वो घर्षण गुणांक क्या होता है? जब हम एक इस्पात का एक पार्टिकल या एक इस्पात का एक टुकड़ा लेके इस्पात के ही बीच सरफेस पे चलाते हैं, आगे या पीछे खिसकाते हैं, तो जो फ्रिक्शन पैदा होता है, इसकी सरफेस पे जो फ्रिक्शन पैदा होता है वही हमारा घर्षण गुणांक कहलाता है, जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो म्यू का मान यहाँ पे हमारा कितना हो जाता है? 0.4 से 0.8 के बीच, 0.8 के बीच। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की क्रिया में अनंत दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको बताना है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की क्रिया में अनंत दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बताइए फ्रेंड्स, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की क्रिया में अनंत दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये बताना है यहाँ पे। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला, वक्रता केंद्र पर उल्टा वास्तविक व छोटा। दूसरा ऑप्शन, फोकस पर उल्टा वास्तविक व छोटा। तीसरा ऑप्शन, वक्रता केंद्र पर सीधा आभासी व छोटा। और चौथा ऑप्शन, फोकस पर सीधा आभासी व छोटा, सीधा आभासी व बड़ा। तो बताइए फ्रेंड्स, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की क्रिया में अनंत दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखिए, अगर एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस पे अनंत से लाइट वेव्स आ रही हैं, तो ये प्रतिबिंब हमारा बनेगा फोकस पर उल्टा और वास्तविक रियल व वस्तु से छोटा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, फोकस पर उल्टा, वास्तविक व छोटा। ठीक है। और फ्रेंड, एक बात आपको और बताना चाहते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए, जो भी आप प्रश्न यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो जो भी प्रश्न यहाँ पे आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं, तो उनका आप कमेंट सेक्शन में हमारे रिप्लाई ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, कि कितने प्रश्न आपने यहाँ पे सही हल किए हैं और कितने नंबर यहाँ पे आपने पाए हैं। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 2, फोकस पर उल्टा, वास्तविक व छोटा, 2nd ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। जी, चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे कब मनाया जाता है? फिर से 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे। पहला 12 मई, दूसरा 17 मार्च, तीसरा 13 नवंबर और चौथा 14 जून। तो बताइए फ्रेंड, विश्व रक्तदान दिवस जो मनाया जाता है वो 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 14 जून। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, HIV वायरस से संक्रमित व्यक्ति में कम हो जाती हैं। कोई भी पेशेंट अगर HIV वायरस से संक्रमित होता है तो उसमें क्या कम हो जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला RBC, दूसरा CD सेल्स, तीसरा प्लाज्मा और चौथा प्लेटलेट्स। तो HIV वायरस से कोई भी पीड़ित है तो उसमें क्या कम हो जाता है, आपको बताना है। तो उसमें कम हो जाता है फ्रेंड्स CD सेल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ये CD4 सेल भी बोलते हैं। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एंजाइम। जी, एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करने का कार्य करता है।
फिर से पढ़ लेते हैं एक बार प्रश्न को। एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करने का कार्य करता है, तो इनमें से कौन सा है वो एंजाइम? पहला जाइमेज, दूसरा इनवर्टस, तीसरा माल्टेज, तीसरा डाइस्टेज। तो बताइए फ्रेंड। तो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने का काम करता है एंजाइम जाइमेज। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होता है यहाँ पे हमारा फ्रेंड? जाइमेज। जी हाँ फ्रेंड, जाइमेज इज द राइट आंसर। और यहाँ पे ग्लूकोज का आपको फार्मूला ही बता देते हैं, C6H12O6। ठीक है फ्रेंड। और इथेनॉल का C2H5OH। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा एंजाइम फाइलम जो भोजन के पाचन में सहायक है, एंजाइम फाइलम जो भोजन के पाचन में सहयोग करता है, वह उपस्थित होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, लार में, रक्त में, आंत में या एडिनल ग्लैंड में। तो एंजाइम फाइलम जो भोजन के पाचन में सहायक है किस में उपस्थित होता है? लार में। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा गन्ने की शक्कर सुक्रोज के जल अपघटन में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो गन्ने की शक्कर या शुगर या शक्कर सुक्रोज के जल अपघटन में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो गन्ने की शुगर के जल अपघटन में कौन सा हमारा यहाँ पे उपयोगी है? पहला HCl एसिड, दूसरा Fe, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं निकिल, और चौथा है खनिज अम्ल व इन्वर्टल्स। तो बताइए फ्रेंड्स, गन्ने की शक्कर सुक्रोज के जल अपघटन में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पर उत्प्रेरक आ जाता है हमारा खनिज अम्ल व इन्वर्टल्स। फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। खनिज अम्ल व इन्वर्टल्स, फोर्थ ऑप्शन। जी हाँ फ्रेंड, ये हमारा एक उत्प्रेरक है जो गन्ने की शक्कर को जल अपघटन कर देता है। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा द्रव विरोधी कुलाइड विलयनों के स्थायित्व का कारण है। द्रव विरोधी कुलाइड विलयनों के स्थायित्व का कारण क्या है यहाँ पे बताना है आपको। पहला ब्राउनी गति, दूसरा टिंडल प्रभाव, तीसरा अपोहन और चौथा वैद्युतीय आवेश। तो बताइए फ्रेंड, द्रव विरोधी कुलाइडी विलयनों के स्थायित्व का कारण क्या है? तो द्रव विरोधी कुलाइडी विलयनों के स्थायित्व का कारण है वैद्युतीय आवेश। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रिकल चार्ज। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्लोरोफिल में उपस्थित तत्व है। क्लोरोफिल में क्या उपस्थित पाया जाता है? जो पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। जी 4 ऑप्शन है आपके पास, Zn, Cu, Mn मैग्नीज और चौथा मैग्नीशियम Mg। तो क्लोरोफिल में उपस्थित तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम Mg। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, निम्न में से कौन सा ग्रह हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो हरे ग्रह के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला पृथ्वी, दूसरा मंगल, तीसरा अरुण और चौथा वरुण। तो हरा ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? वरुण ग्रह। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड, वरुण ग्रह। अगला प्रश्न है हमारा, आर्गन की परमाणु संख्या है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, पहला ऑप्शन 8, दूसरा 16, तीसरा 18 और चौथा 22। तो बताइए फ्रेंड, आर्गन की परमाणु संख्या कितनी होती है? एटॉमिक नंबर कितना होता है आर्गन का? जी बताइए। तो आर्गन की जो परमाणु संख्या होती है वो 18। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, धान में खैरा रोग होता है किसकी कमी से? धान में खैरा रोग होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला Zn, दूसरा Cu, तीसरा Fe और चौथा मैग्नीज। तो धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से, Zn। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन है कापर, तीसरा फेरस लोहा और चौथा मैग्नीज। तो जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, तड़ित निम्न में से इसके द्वारा उत्पन्न होती है। फिर से 4 ऑप्शन है आपका, विद्युत शक्ति, दूसरा विद्युत विसर्जन, तीसरा विद्युत क्षरण लीक और चौथा विद्युत दाब। तो बताइए फ्रेंड्स, तड़ित जो है, जो आकाश में बिजली चमकती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है? वो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है, विद्युत विसर्जन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, विद्युत विसर्जन। और जो विद्युत क्षरण लीक होता है जिसे हम बोलते हैं, तो विद्युत क्षरण लीक, जैसे किसी के ऊपर कहते हैं कि बिजली गिर गई उसके ऊपर, तो वो विद्युत क्षरण लीक कहलाती है। जैसे पेड़ों के ऊपर बिजली गिर जाती है अक्सर, तो उसे विद्युत क्षरण लीक बोलते हैं। ठीक है, और विद्युत विसर्जन द्वारा तड़ित जो है वो उत्पन्न होती है। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है। जो 3D सिनेमाघर अब बनाए जा चुके हैं, तो उसमें बताना है आपको। तो 3D फिल्में जब वहाँ आप देखने के लिए जाते हैं, तो वो चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला उत्तल लेंस, दूसरा द्विफोक्सी लेंस, तीसरा अवतल लेंस, चौथा पोलराइज लेंस। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे हमारा? 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो पोलराइज लेंस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पोलराइज लेंस। जी हाँ फ्रेंड, पोलराइज लेंस। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आवर्धक लेंस होते हैं। जी बताइए फ्रेंड, आवर्धक लेंस क्या होते हैं? 4 ऑप्शन है फिर से आपके पास, देख लेते हैं ऑप्शनों को। आवर्धक लेंस क्या होते हैं? पहला समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस, तीसरा उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो बताइए फ्रेंड, आवर्धक लेंस कौन से होते हैं? मैग्नीफायर लेंस जिन्हें बोलते हैं, वो होता है उत्तल लेंस हमारा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं हम? कॉनकेव लेंस। चलते हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तल लेंस सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रौद्योगिकी मिशन में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? यहाँ फ्रेंड आपको बताना है, प्रौद्योगिकी मिशन में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? पहला दालें, दूसरा तिलहन, तीसरा मकई और 4th ऑप्शन है सब्जियाँ। तो देखिए, प्रौद्योगिकी मिशन में जो एक प्रौद्योगिकी मिशन हमारा चलाया गया था, जी प्रौद्योगिकी मिशन में जो हमारा चलाया गया था, उसमें सब्जियां शामिल नहीं हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सब्जियां, वेजिटेबल्स। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली O2 का स्रोत है। तो आपको ये बताना है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन पैदा होती है उसका स्रोत क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन पैदा होती है उसका स्रोत होता है हमारा जल। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, वाटर इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास। जी हाँ फ्रेंड, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है यहाँ पे आपको। तो बताइए, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है, 46 होती है, 48 होती है या कोई नहीं? तो मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या, तो देखिए मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 23 जोड़े, 23 जोड़े, जी हाँ, या 46। और मानव डिंब में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे जो कोई नहीं ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भूमि का जल मूल लोमों तक किस दबाव में पहुँचता है? यहाँ पे आपको फ्रेंड बताना है, भूमि का जल जो मूल लोमों तक किस दबाव में पहुँचता है। पहला वायुमंडलीय दबाव, दूसरा मूल दबाव, तीसरा केशिका दबाव और चौथा परासरण दबाव। तो बताइए फ्रेंड, भूमि का जल मूल लोमों द्वारा किस दबाव में पहुँचता है? परासरण दबाव। जी हाँ फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, परासरण दबाव। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। पहला एडवर्ड कॉल्विन, दूसरा सैमुअल कोहेन, तीसरा स्टीनेक और चौथा ड्रेसर। बताइए फ्रेंड, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो सेक्स हार्मोन का पता लगाया था, जी हाँ, सेक्सुअल हार्मोन, एडवर्ड कॉल्विन। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? एडवर्ड कॉल्विन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, एडवर्ड कॉल्विन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो प्रश्न है
वो यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। साथ ही घंटे की बेल आइकन बटन को भी आप लोग प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।